नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। आज है 29 मई, दिन सोमवार। वक्त हो गया जी बिजनेस की बहुत ही खास पेशकश इंडिया 360 का। मैं हूं दीपक डोभाल। हो जाइए तैयार दिन भर की तमाम अहम खबरों के 360 डिग्री एनालिसिस के लिए। लेकिन सबसे पहले आज की हेडलाइंस। नई संसद को लेकर पीएम मोदी ने शेयर किया वीडियो, कहा लोकतंत्र की ताकत और देश के विकास की नई तस्वीर। राजस्थान कांग्रेस की लड़ाई फिर दिल्ली तक आई। गहलोत और पायलट से खड़गे अलग अलग करेंगे मुलाकात। गहलोत ने कहा, नेता की डिमांड पूरी करना कांग्रेस का रिवाज नहीं। नॉर्थ ईस्ट को मिली पहली वंदे भारत ट्रेन, पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी। 5.5 घंटे में पूरा होगा गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी का सफर। भारत का नेविगेशन सैटेलाइट NVS-1 लॉन्च, धरती की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित। नाविक से लैस सेना होगी और मजबूत। यूपीआई से लेन देन की बढ़ेगी रफ्तार। कुल ट्रांजैक्शंस का 90% होगा रिटेल डिजिटल पेमेंट 2027 तक। PwC इंडिया की ताजा रिपोर्ट में आंकड़े जारी। आज इंडिया 360 की कवर स्टोरी में करेंगे संपूर्ण विश्लेषण। जानेंगे क्यों पसंद आ रहा है दुनिया को यूपीआई सिस्टम। निफ्टी बैंक ने रचा नया इतिहास। 44,483 का नया रिकॉर्ड स्तर छुआ। निफ्टी में 100 अंक तो सेंसेक्स 350 अंकों की शानदार तेजी। ईरान और अफगानिस्तान के बीच पानी को लेकर छिड़ी जंग। तालिबान ने ईरान को दी धमकी, कहा अगर जंग हुई तो 24 घंटे में कर लेंगे तेहरान पर कब्जा। और आइए शुरू करते हैं हमारी कवर स्टोरी। यूपीआई ने भारत के डिजिटल ट्रांजैक्शन के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति लाई है। एक समय था जब देश में यूपीआई की दस्तक के बाद इसकी असफलताएं की बात कही जा रही थी। कहा जा रहा था कि यह आइडिया शायद इतना पॉपुलर नहीं होगा, संभवतः फेल भी हो जाए। लेकिन जब यूपीआई ने धीरे धीरे रफ्तार पकड़ी तो देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन के क्षेत्र में क्रांति आ गई। आज के वक्त देश में बड़े पैमाने पर लोग एनपीसीआई द्वारा तैयार किए गए यूपीआई सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। PwC इंडिया की एक ताजा रिपोर्ट बताती है कि देश में यूपीआई से लेन देन जबरदस्त तेजी से बढ़ रहा है। बीते साल रिटेल सेगमेंट में करीब 75% लेन देन यूपीआई के जरिए ही हुआ। PwC की रिपोर्ट कहती है कि 2026-27 तक देश में होने वाले यूपीआई ट्रांजैक्शंस के आंकड़े रोजाना 100 करोड़ तक पहुंच जाएंगे। कुल डिजिटल पेमेंट में इसका हिस्सा बढ़कर 90% हो जाएगा। रिपोर्ट बताती है कि भारतीय डिजिटल पेमेंट मार्केट 50% की वॉल्यूम से बढ़ सकता है और 26-27 तक यानी कि 2026-27 तक लेन देन का आंकड़ा 41,100 करोड़ को छू सकता है, जो कि वित्त वर्ष 2022-23 में 10,300 करोड़ पर था। देश में यूपीआई की इस सफलता के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है सिंप्लीफाइड पेमेंट सिस्टम का होना। यूपीआई आने से पहले जहां एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे भेजने के लिए अकाउंट नंबर पहले जो देना पड़ता था, अकाउंट नंबर दीजिए, IFSC कोड दीजिए, इस तरह की तमाम जानकारियां दर्ज करनी पड़ती थी। वहीं यूपीआई के आने से महज सेकंड्स में सारा ट्रांजैक्शन हो जाता है। QR कोड स्कैन या मोबाइल नंबर दर्ज करके सीधे व्यक्ति के खाते में पैसे भेजे जा सकते हैं या खाते में पैसा रिसीव किया जा सकता है। यूपीआई की इसी सफलता को देखते हुए दुनिया के कई देशों ने यूपीआई की न सिर्फ जमकर सराहना की है बल्कि इसे अपनाना में दिलचस्पी भी दिखाई है। हाल ही में भारत सरकार ने इस बात की जानकारी दी जब डिजिटल पेमेंट्स पर लखनऊ में G20 की बैठक हो रही थी। उसमें जानकारी दी कि तकरीबन 13 देश ऐसे हैं जहां पर भारत सरकार ने बाकायदा MOU साइन किए हैं और सिंगापुर जैसे देशों में तो इस पर काफी हद तक पूरा काम हो चुका है। कुछ फ्रंट्स में इस पर ट्रांजैक्शन शुरू भी हो चुके हैं। लेकिन इतने तमाम देशों में एक्सेप्टेंस के बावजूद अभी जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्रांति से बनना है यूपीआई को, उसमें एक लंबा सफर हमें तय करना है। हर मोर्चे पर जबरदस्त तारीफ मिली है यूपीआई को। पूरे वर्ल्ड में इस मॉडल की भूरी भूरी प्रशंसा हुई है, लेकिन इसके कुछ सवाल भी हैं क्योंकि हर देश का अपना पेमेंट सिस्टम है और उस पेमेंट सिस्टम में
स्वाभाविक तौर पर दूसरे देशों की अपनी लिमिटेशंस भी हैं। तो क्या हम उन लिमिटेशंस को, उन बाधाओं को पार करके जिस तरह से यूपीआई इंडिया में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का एक क्रांति के रूप में बनकर उभरा है, क्या हम ग्लोबल लेवल पर भी सेम उसी तरह से फाइनेंशियल क्रांति बन सकते हैं? इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मधु एकम्बरम साहब फाउंडिंग डायरेक्टर हैं फेस के। बहुत बहुत स्वागत है मधु जी आपका। मधु जी, पहले तो थोड़ा सा जर्नी पर इसके प्रकाश डालिए, क्योंकि यूपीआई को कहा जा रहा है कि ये वाकई में एक बहुत बड़ी क्रांति है डिजिटल ट्रांजैक्शन के क्षेत्र में, और ऐसा सिस्टम है जिस पर हर किसी को भरोसा है। 50 रुपए का ट्रांजैक्शन करना हो या कोई बड़ा ट्रांजैक्शन करना हो, यहां तक कि 10-20 रुपए का भी ट्रांजैक्शन लोग कर रहे हैं और पूरे भरोसे के साथ कर रहे हैं। उन आंख बंद करके भरोसा है कि जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो पूरी तरह से सेफ है। तो एज फार एज यूपीआई की भारत में जो जर्नी रही है उसका जहां तक सवाल है, तो आप इसे कैसे देखते हैं? फिर दूसरे चरण में हम इंटरनेशनल बात करेंगे। डेफिनेटली दीपक जी, देखिए, पूरा यूपीआई सिस्टम को चालू किया गया था एनपीसीआई एक रेगुलेटरी बॉडी है। तो उन्होंने इसको चालू किया था 2016 में। अभी ऑलमोस्ट करीबन 7 साल हो गया यूपीआई एक इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम भारत में जारी होके। अब जब जारी हुआ था, इसका एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि यहाँ पे मैं 3 पिलर्स को देखता हूँ यूपीआई का सक्सेस के बिहाइंड पे। पहला चीज ये था कि गवर्नमेंट और रेगुलेटर का सपोर्ट था उसमें। गवर्नमेंट का एक ये आशा था कि डिजिटल इंडिया बनाए, मतलब अपना प्रधानमंत्री जी का भी ये आशा था कि एक डिजिटल इंडिया के तरफ हम लोग स्टेप्स ले। तो वो एनपीसीआई ने एक यूपीआई का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा डिजाइन कराया था। सेकेंड चीज क्या है, ये पहला पिलर है कि एक गवर्नमेंटल सिस्टम और रेगुलेटरी सिस्टम इसको सपोर्ट किया। सेकेंड चीज क्या है कि इसका जो ओपन आर्किटेक्चर जो बोलते हैं, मतलब यूपीआई एक ऐसा सिस्टम है जो इसका जो डिजाइन किया गया है वो सारे बैंक्स और पेमेंट सिस्टम्स सीमलेसली इसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये इनका ओपन आर्किटेक्चर को काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है, ताकि सारे बैंक्स और सारे पेमेंट सिस्टम इसके ऊपर आसानी से इंटीग्रेट होके चालू हो जाए अपना ट्रांजैक्शंस के लिए। थर्ड चीज क्या है कि टेक्नोलॉजी, यानी कि ये जो फिनटेक्स ने इसको जो पॉपुलराइज किया, यानी कि आजकल हम लोग बोल सकते हैं कि गूगल पे हो या फोन पे हो या पेटीएम जैसे काफी सारे यूपीआई बेस्ड एप्स है जो ये यूपीआई को पूरा पॉपुलराइज किया और ईज ऑफ यूज में बदला। अब ईज ऑफ यूज का बात ये करते हैं कि यहाँ पे हमें, जैसे आपने कदर किया कि यहाँ पे बैंक अकाउंट्स नहीं देना पड़ता है, तो हम लोग इसको बोलते हैं वीपीए, यानी कि वर्चुअल एड्रेस है, वो वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, मतलब जो हम लोग यूपीआई हैंडल बोलते हैं। तो वो बहुत आसानी से कस्टमर्स या ग्राहक लोग या कंज्यूमर्स उसको शेयर कर सकते हैं किसी और के तरफ। और क्यूआर कोड बेस्ड जो स्कैन करके हम पे कर सकते हैं, वो काफी इजी बना दिया काफी लोगों को, जो अपना स्मार्टफोन यूज करके क्यूआर कोड को स्कैन करके उसको पे करें। तो मैं क्या बोल रहा था कि एक 3 पिलर्स है, गवर्नमेंट और रेगुलेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, ओपन आर्किटेक्चर यूपीआई का जो डिजाइन किया गया था, और थर्ड चीज जो फिनटेक्स जो इसको पॉपुलराइज किया ये पूरा ट्रांजैक्शन मेथोडोलॉजी को। ये तीनों पिलर्स इस पर्टिकुलर ये यूपीआई को इतना बड़ा मात्रा में इंडिया में बढ़ने के लिए काफी योगदान किया है। तो ऐसे अभी हम लोग ये बोलते हैं कि नेक्स्ट यूपीआई मूवमेंट क्या है, मतलब नेक्स्ट ऐसे ही 3 ऐसे पिलर्स कब संगठन होगा तो नेक्स्ट यूपीआई मूवमेंट शायद आ सकता है। तो वो उम्मीद है। एब्सोल्युटली। और ये लेवल अप क्या होगा इसका? मैं अभी भी मैं थोड़ा सा मैं भारत में ही बात करना चाहूंगा। अभी बीच पे खबर आई थी, हालांकि बाद में उसका खंडन किया गया कि यूपीआई ट्रांजैक्शन पर किस तरह का चार्ज है। स्वाभाविक रूप से ये चिंताएं भी हैं कि कब तक आप फ्री में ट्रांजैक्शंस करते रहेंगे। तो इसको लेकर किस तरह की अभी चुनौतियां हैं, और अभी यूपीआई का नेक्स्ट मोमेंट इंडिया में क्या है? देखिए, यूपीआई में भी काफी तरह डेवलपमेंट्स होने के लिए बाकी है। यानी कि पहले तो अभी जो 75% डिजिटल ट्रांजैक्शन जो है अभी यूपीआई में हो रहा है, तो अभी वो 90% या 90% के ऊपर शायद और 4 साल में या 5 साल में हो जाएगा। वही अपना पीडब्ल्यूसी या प्राइस वाटर कूपर हाउस का उनका रिपोर्ट बोल रहा है। अब नेक्स्ट क्या है कि देखिए, अभी यूपीआई से जो ट्रांजैक्शन होता है वो एक सेविंग्स अकाउंट या क्रेडिट कार्ड लिंक्ड अकाउंट से ही होता है। अभी उसका लोन अकाउंट से लिंक होना जरूरी है, या उसको हम सारे पेमेंट अकाउंट्स या अपना करंट अकाउंट से भी लिंक करके इसका ट्रांजैक्शन हम लोग और ज्यादा उसका उपयोगिता जो है हम बहुत ज्यादा ही बढ़ा सकते हैं। तो वो सब सारे काम अभी भी थोड़ा बहुत बाकी है।
अभी नेक्स्ट चीज क्या है कि ये ट्रांजैक्शन अभी इतना लोग यूज कर रहे हैं, जैसे कैश का रिप्लेसमेंट बन गया है डिजिटल ट्रांजैक्शन में। कैश का रिप्लेसमेंट ये बन गया है। तो यहाँ पे अगर ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगाए तो इसका शायद यूसेज ही बहुत कम हो जाएगा। तो वो सोच के मुझे ये लगता है कि उसके ऊपर कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं रहेगा कॉमन कस्टमर्स को। बट बिजनेस अकाउंट्स जो रहते हैं, जो इसको एक्सेप्ट करते हैं, शायद वहां पे थोड़ा बहुत ट्रांजैक्शन कॉस्ट लागू हो जाएगा। जो बिजनेस से, जो यूपीआई से कस्टमर से जो पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं, तो वहां पे अगर ट्रांजैक्शन कॉस्ट कुछ लेवी करने से क्या होता है कि थोड़ा वो सिस्टम को भी रेवेन्यू जनरेशन चालू हो जाएगा। तो उस मात्रा में उस ट्रांजैक्शन के ऊपर कॉस्ट आएंगे। बट कंज्यूमर्स या नॉर्मल कॉमन मैन को आई थिंक ये कभी भी ये प्राइसिंग उसके ऊपर नहीं आएगा। ये मेरा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है। और पीयर टू पीयर जो हम लोग अपना फ्रेंड्स को बेचते हैं या कोई और दोस्त या अपने रिश्तेदारों को जो फोन के थ्रू हम लोग जो बेचते हैं, उसके ऊपर तो कभी भी ये प्राइसिंग या कॉस्ट कभी नहीं आएगा। तो कॉमन मैन को इसके ऊपर ज्यादा वरी नहीं है। बट बिजनेस अकाउंट्स में हाँ, बिजनेसेस को शायद इसका कॉस्ट और बढ़ा सकते हैं या लागू होना क्या बहुत चांसेस है। तो वहीं से रेवेन्यू जनरेशन होगा ये पूरा यूपीआई सिस्टम को। एब्सोल्युटली, क्योंकि दोनों के लिए देखिए फिनेंशियल इंक्लूजन के लिए बहुत आवश्यक है। और जिस तरह से रिटेल डिजिटल पेमेंट वॉल्यूम भारत में बढ़ा है, और चाहे वो पीयर टू मर्चेंट हो, P2M जिसे कहा जाता है, या पीयर टू पीयर पेमेंट्स हो, वो हर तरह के से इसने एक डिजिटल क्रांति की है। अब मधु जी, अभी गवर्नमेंट ने बताया कि हम वैसे तो 30 कंट्रीज से बात कर रहे हैं, लेकिन 13 कंट्रीज के साथ बाकायदा MOU साइन भी हो चुके हैं, और पार्शली और कहीं पर एक अच्छे रूप में, अच्छे पैमाने पर काम भी शुरू हो चुका है। लेकिन ग्लोबल एक्सेप्टेंस को लेकर कुछ चुनौतियां भी हैं। मसलन हम आधार और नंबर की बात करते हैं, स्वाभाविक रूप से हमारे पास विदेशों का डेटा नहीं है, वहां के नंबर्स की एक्सेस या उस तरह के यूजेस का नहीं। तो किस तरह की चुनौतियां आप इसे ग्लोबल ट्रांजैक्शन क्रांति के रूप में देखते हैं? क्या क्या चुनौतियां अभी यूपीआई के सामने होंगी? देखिए, पहले क्या होगा कि इसका टेक्नोलॉजी और जो स्टैक है उसका उपयोग चालू हो जाएगा दूसरे कंट्रीज में। ऐसा नहीं है कि वहां पे रुपी से डायरेक्टली हम लोग ट्रांजैक्ट करते हैं डे वन पे। पहले क्या होगा, अगर सिंगापुर जैसे कंट्री है या और कोई भी कंट्री है, ये पूरा जो ओपन आर्किटेक्चर और जो इसका जो टेक्नोलॉजी डेवलप किया हुआ है, अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी जो है, उसका इस्तेमाल पहले करना शुरू करेंगे। और उनका खुद का करेंसी में, उनका खुद का देश के अंदर ही इसका उपयोग होना शुरू हो जाएगा। जैसे इंडिया में अभी हम लोग INR या रुपी के साथ हम लोग यूपीआई से ट्रांजैक्शन करते हैं, और पूरा सर्वर्स इंडिया में है, इंडियन बैंक्स उसके साथ रिलेटेड है। तो ऐसे ही और एक देश में एग्जैक्टली ऐसे ही ये पूरा सिस्टम और आर्किटेक्चर को यूज करके उनका कंट्री में यूपीआई का ट्रांजैक्शन होना शुरू हो जाएगा। बट अभी उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हाँ, इंटर कंट्री ट्रांजैक्शन, मतलब अगर रुपी है और सिंगापुर डॉलर है, उसके वहां पे अगर हमें पैसा बेचना हो, या सिंगापुर से कोई डॉलर से या रुपी उनको अपना घर में यहाँ पे घर वालों को या कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए भी उनको रेमिट करना हो, तब ये दोनों देशों का यूपीआई सिस्टम बहुत आसानी से इंटीग्रेट हो सकता है। तो वहां पे उसका लाभ बहुत ज्यादा है। पहला स्टेप ये रहेगा कि ये अपना टेक्नोलॉजी स्टैक यूज करे। अगर दोनों देशों में या सेम टेक्नोलॉजी स्टैक और सेम टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है, वो दोनों सिस्टम्स को एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन या ट्रांजैक्शन करने में बहुत ही आसान रहेगा। वो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना रहेगा, इंप्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा ही जल्दी चालू हो जाएगा। तो ये हम लोग पहले एक ही मात्रा में देखना चाहिए कि यूपीआई सिस्टम इस 30 देशों में कब तक लागू हो जाए, उन्हीं का देश में उनका करेंसी यूज करते हुए। क्योंकि उसका नेक्स्ट स्टेप जो है, जो इंटर ऑपरेबिलिटी अमंग द कंट्रीज जो है, वो एक कमर्शियल और एक पॉलिटिकल एग्रीमेंट रहेगा देशों के बीच में। बट उसको इंप्लीमेंट करना तो काफी आसान रहेगा। तो ये इसका बहुत ज्यादा लाभ हम लोग उठा सकते हैं इंटरनेशनल का मीडियम में। एब्सोल्युटली। और बतौर टेक्नोलॉजी अलग अलग मंचों पर जो भारत के यूपीआई सिस्टम की तारीफ की गई है वो हम सब जानते हैं। लेकिन स्वाभाविक रूप से अपने यहाँ, क्योंकि हर किसी का अपना भी पेमेंट सिस्टम है, और अपने यहाँ का इंट्रोड्यूस करके सीधा अपने यहाँ इंट्रोड्यूस करना एकदम पॉसिबल भी नहीं होता है। इसीलिए सरकार धीरे धीरे आउटरीच कर रही है इसका। और यूपीआई वन वर्ड जो अभी शुरू किया गया फरवरी इसी साल, जिसमें फॉरेन नेशनल्स और NRI जितने भी G20 कंट्रीज से आ रहे हैं, उसमें मर्चेंट ट्रांजैक्शंस अक्रॉस द कंट्री वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे इस तरह के इनोवेशन है। तो इसी तरह से छोटे छोटे कदमों से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। मधु जी,
तब जाके हम देखेंगे कि एक ग्लोबल हमारा इफेक्टिव पेनिट्रेशन होगा। एकदम से रातों रात कुछ नहीं होगा। डेफिनेटली इसका हमें वेट करना पड़ेगा और इसमें थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट भी करना पड़े तो करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ओवरऑल ग्लोबल में अभी डॉलर इतना थोड़ा स्ट्रॉन्ग करेंसी है। अगर इंडिया का ये भी सोचे कभी ना कभी अपना रुपी, क्योंकि यूएस में अपना यूनाइटेड स्टेट्स में उनका डेट सीलिंग भी काफी हिट हो रहा है, तो अगर इंडिया को अपना आईएनआर करेंसी अगर अभी नेक्स्ट 10 ईयर्स में या 20 साल में एक ग्लोबल करेंसी बना के और सारे दूसरे देशों में उसका एक्सेप्टेंस करने का इतना जो हम लोग ड्रीम है अभी अपने इंडियन इकोनॉमी और फाइनेंस मिनिस्ट्री में, उसको अगर रियलिटी में लेके आने के लिए ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इन्वेस्टमेंट करके उसको दूसरे देशों में लागू करना एक काफी महत्वपूर्ण स्टेप है। इसमें अगर हमें खर्चा भी हो जाए या इन्वेस्टमेंट भी लगाना पड़े भारत देश को, तो मुझे लगता है कि वो भी करना पड़ेगा, क्योंकि अपना जो एंड ड्रीम जो है, जो आईएनआर या रुपी को एक स्ट्रॉन्ग करेंसी बनाने में फॉर इंटर ग्लोबल ट्रांजैक्शंस के लिए, तो उसके लिए एक ये सारे स्टेप्स काफी हेल्पफुल रहेंगे आगे जाके। तो धीरे धीरे हमें इस पे इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा और थोड़ा पेशेंस भी रखना पड़ेगा और ऐसे सिस्टम्स को और भी चालू करना पड़ेगा। अभी यूपीआई के बाद अपना एक ओएनडीसी सिस्टम आ रहा है या ओकेन सिस्टम्स आ रहे हैं, ये सब अभी भी मार्केट इंडिया का मार्केट में ही इसका एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। हालांकि ये पेमेंट सिस्टम्स नहीं है, एक ई कॉमर्स सिस्टम्स एंड व्हाट नॉट। तो ऐसा सिस्टम्स भी अगर यहाँ पे सक्सेसफुल रहे तो ऐसे भी सिस्टम्स हमें बाकी देशों में इसका इम्प्लीमेंटेशन करवाएंगे, तो अपना जो इन्फ्लुएंस रहेगा इन टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शंस में वो काफी बढ़ जाएगा। और इंडियन करेंसी मुझे लगता है कि नेक्स्ट 10-20 साल में एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग करेंसी ग्लोबल ट्रांजैक्शंस में यूज करने के लिए चालू हो जाएगा। एब्सोल्युटली। और जिस तरह से पूरी दुनिया डी डॉलराइजेशन की तरफ बढ़ रही है, इनफैक्ट बहुत सारे देशों ने तो कदम उठाने शुरू भी कर दिए हैं। हमारा रीजनल हम देख ही रहे हैं कि रुपी में ट्रांजैक्शंस और जो पेमेंट्स हैं वो होनी शुरू हो गई हैं। तो जैसे जैसे डी डॉलराइजेशन की तरफ दुनिया आगे बढ़ रही है, एक स्ट्रॉन्ग करेंसी के रूप में इंडिया तो उभर ही रही है। और इंडिया का जो पेमेंट सिस्टम है यूपीआई, वो भी हम देख रहे हैं कि बहुत जल्दी ग्लोबली एक्सेप्टेड होगा। और हम देखेंगे कि भारत ही नहीं, ये ग्लोबल फाइनेंशियल रिवॉल्यूशन का एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ होगा। थैंक यू सो मच मधु जी, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये थी आज की हमारी कवर स्टोरी। और आइए अब दिन भर में और क्या क्या हुआ, कौन कौन सी हलचल रही, टॉप न्यूज में देखते हैं पूरे दिन की कहानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्थ ईस्ट की पहली और देश की 19वीं वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। पीएम इस कार्यकाल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में जुड़े। ये ट्रेन असम के गुवाहाटी से पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलेगी और नई वंदे भारत ट्रेन 411 किलोमीटर की दूरी 5.5 घंटे में तय करेगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि आज नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी से जुड़े 3 काम हो रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट को पहली मेड इन इंडिया वंदे भारत मिल रही है। दूसरा, ये पश्चिम बंगाल को जोड़ने वाली तीसरी वंदे भारत है। पीएम ने कहा कि मेघालय के लगभग 425 किलोमीटर ट्रैक पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी पूरा हो गया है। मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो चुके हैं। आज मोदी सरकार के मंत्री देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की उपलब्धियां बता रहे हैं। मुंबई में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार की तमाम उपलब्धियां गिनाई। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर विपक्षी पार्टियां हमलावर हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए ट्वीट किया कि 9 साल में इस सरकार ने जानलेवा महंगाई बढ़ाई है। उन्होंने लिखा कि हर जरूरी चीज पर जीएसटी की मार पड़ी है। खड़गे ने महंगाई के जरिए कुछ लोगों की कमाई को लूटने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने यह भी कहा कि सरकार को अपनी वर्षगांठ के दिन माफी दिवस के रूप में मनानी चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने दिल्ली और पंजाब के नेताओं के साथ बैठक की। इसमें केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल को समर्थन देने या न देने पर चर्चा हुई। बैठक में दिल्ली के नेताओं ने कहा कि आम आदमी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं होना चाहिए। साथ ही नेताओं ने केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी का साथ देने से भी मना किया। हालांकि नेताओं ने तय किया कि आखिरी फैसला हाईकमान ही लेगा। 20 मई को केंद्र सरकार ने दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर
अध्यादेश जारी किया था। केजरीवाल इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों से इसका समर्थन मांगा है। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में 150 सीटें जीतेगी। राहुल गांधी के दावे पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि वो उनकी बात से सहमत है। हालांकि राहुल गांधी इस सवाल को टाल गए कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ओर से सीएम फेस कौन होगा। राहुल गांधी के इस बयान पर इस तंज कसते हुए राज्य के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मन को बहलाने को ख्याल अच्छा है। दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में एक युवक ने नाबालिग लड़की को चाकू और पत्थर से वार करके मौत के घाट उतार दिया। आरोपी की पहचान साहिल के रूप में हुई है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जो बेहद दिल दहला देने वाला है। इसमें साहिल लगातार 16 साल की लड़की पर चाकू से वार कर रहा है, फिर वो पत्थर से भी लड़की को कुचलता दिख रहा है। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच दोस्ती थी, लेकिन किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया और जब लड़की एक बर्थडे पार्टी में जा रही थी उस दौरान ये वारदात हुई। पुलिस ने साहिल को यूपी के बुलंदशहर से गिरफ्तार किया है। जंतर मंतर पर पिछले 1 महीने से धरना दे रहे पहलवानों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया है। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया समेत अन्य पहलवानों पर सुरक्षा कर्मियों के साथ हाथापाई, दंगा करने और ड्यूटी पर तैनात पब्लिक सर्वेंट को काम में बाधा डालने का मामला दर्ज किया गया है। आपको बताएं कि रविवार को इन पहलवानों पर नए संसद भवन से 3 किलोमीटर दूर जंतर मंतर से मार्च शुरू किया गया तो पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि फोगाट बहनों और साक्षी मलिक ने सुरक्षा घेरे को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की। इसीलिए प्रदर्शनकारियों और पुलिस कर्मियों के बीच में धक्का मुक्की भी देखी गई। इसके बाद पुलिस का कहना है कि पहलवानों को हिरासत में लिया गया। हालांकि पुलिस की इस कार्रवाई के बाद पूरी सरकार विपक्ष के आरोपों से घिर गई है। विपक्ष का यह कहना है कि ये बर्बरता लोकतंत्र में आवाजों को कुचलने का प्रयास है। मध्य प्रदेश के भिंड में आज एयरफोर्स के अपाचे हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। नया गांव थाना इलाके में जखमौली गांव के नजदीक सिंध नदी के बीहड़ में उतरा। इंडियन एयरफोर्स के मुताबिक हेलीकॉप्टर को रूटीन ऑपरेशनल ट्रेनिंग के दौरान इमरजेंसी लैंड करानी पड़ी। दोनों पायलट और हेलीकॉप्टर सेफ हैं। क्रू की मदद देने के लिए एक दूसरे के चॉपर को मौके पर भेजा गया। अपाचे दुनिया के घातक लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स में से एक है। इसकी डिजिटल कनेक्टिविटी और अत्याधुनिक सूचना प्रणाली इसे और खतरनाक बनाती है। सघन पर्वतीय क्षेत्रों में यह सबसे कारगर हेलीकॉप्टर माना जाता है। इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से नेविगेशन सैटेलाइट NVS-01 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इससे देश का नेविगेशन सिस्टम नाविक और मजबूत होगा। इसरो प्रमुख S सोमनाथ ने बताया कि भारत के पास 7 नाविक सैटेलाइट्स थे। इनमें से 4 ही काम कर रहे हैं, 3 खराब हो चुके हैं। नाविक से अमेरिका की GPS पर निर्भरता कम होगी और इंटरनेशनल बॉर्डर सिक्योरिटी ज्यादा बेहतर होगी। चक्रवातों के दौरान मछुआरों, पुलिस, सेना, हवाई और जल परिवहन को भी बेहतर नेविगेशन सिस्टम मिलेगा। तो मोदी सरकार के, जैसे हम आपको बता रहे हैं कि 9 साल पूरे हो चुके हैं और तमाम सरकार के मंत्री देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी उपलब्धियां बता रहे हैं। जहां जहां बीजेपी सरकार है उस राज्य के सीएम के साथ केंद्रीय मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और जहां जहां बीजेपी की सरकार नहीं है तय यह किया गया है कि बीजेपी के वहां के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके साथ केंद्र सरकार के मंत्री मीडिया के सामने मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियां बताएंगे। मुंबई में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने मोदी सरकार की तमाम उपलब्धियां बताई। Prime Minister Modi has put terrorism as one of those which have to be roundly and squarely addressed. We've not had major incidents, border skirmishes apart, but you still in the mainland of the country, we've kept terrorism free by putting India first. And by putting India first, you also responded to by other countries, which has helped us to get our people, if they were held or stuck up because of COVID, no transport was moving, no communication was happening, but how did we bring all our students or young people or citizens who were caught up in different parts of the world because COVID came and lockdown came in all in a sudden. So we managed to get them back. और पूर्वोत्तर राज्य असम को भी जो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली है उस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ये
ट्रेन को सौंपते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाकर उसे रवाना किया। तो उसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा और ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किस तरह से उस इलाके की तस्वीर बदल सकती है, आइए देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात दे दी है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आज असम सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट की रेल कनेक्टिविटी के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। आज नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी से जुड़े 3 काम एक साथ हो रहे हैं। इस वंदे भारत से गुवाहाटी टू न्यू जलपाईगुड़ी का सफर 5 घंटे 30 मिनट में पूरा हो सकेगा, जबकि अब तक सबसे तेज ट्रेन इसी यात्रा को पूरा करने में 6 घंटे 30 मिनट का वक्त लेती है। अत्याधुनिक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से असम में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। वर्तमान में 14 रूटों पर वंदे भारत एक्सप्रेस दौड़ रही है। इससे पहले हाल ही में पीएम मोदी ने देहरादून से दिल्ली तक चलने वाली वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई थी। और आज अपाचे हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग से जुड़ी हुई ये रिपोर्ट भी देख लीजिए। मध्य प्रदेश के भिंड में भारतीय वायुसेना के अपाची हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। इमरजेंसी लैंडिंग भिंड के जखमौली गांव के पास की गई। हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। अपाचे हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि आसमान में उड़ते उड़ते हेलीकॉप्टर कुछ ही देर बाद अचानक खेत में उतर गया। बताया जा रहा है कि तकनीकी खराबी की वजह से पायलट ने खेत में अपाचे हेलीकॉप्टर की लैंडिंग कराई। पायलट समेत हेलीकॉप्टर में सवार सभी लोग सुरक्षित हैं। हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग के बाद वायुसेना और स्थानीय प्रशासन की टीम फिलहाल मौके पर मौजूद है। खेत में उतरे हेलीकॉप्टर को देखने के लिए गांव वालों की भीड़ लग गई। और नेविगेशन सैटेलाइट NVS-01 लॉन्च से जुड़ी ये रिपोर्ट भी देखिए। इसरो ने एक बार फिर आत्मनिर्भर भारत का उदाहरण पेश करते हुए इतिहास रच दिया है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने आज स्वदेशी नेविगेशन सैटेलाइट NVS-1 लॉन्च करने में सफलता हासिल की है। 2232 किलोग्राम का ये अंतरिक्ष यान भारत की नेविगेशन और निगरानी क्षमताओं को बढ़ाएगा। ये जीपीएस के समान एक भारतीय नेविगेशन सिस्टम है जो भारत में सटीक और वास्तविक समय में नेविगेशन प्रदान करेगा। साथ ही NVS-1 यूजर्स को 20 मीटर के दायरे में सटीक जानकारी मुहैया कराएगा। माना जा रहा है कि इसके आने के बाद गूगल मैप को ये सीधा टक्कर देगा। NVS-1 लॉन्च करने के साथ भारत रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट को लॉन्च करने वाला पहला देश बन गया है। फिलहाल विश्व में कुल 4 ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट्स हैं। शॉपिंग के बाद बिलिंग के समय अक्सर लोगों से मोबाइल नंबर मांगा जाता है और कई बार जबरदस्ती मांगा जाता है। हम नहीं देना चाहते अपना नंबर, फिर भी हमें अलग अलग या तो प्रलोभन दिए जाते हैं और या फिर यह कहा जाता है कि बिना नंबर के बिल आएगा ही नहीं क्योंकि सिस्टम जनरेटेड बिल है। लेकिन आपको शायद ये मालूम नहीं है कि अगर कोई रिटेलर आपसे आपका नंबर जबरन मांगता है तो वो गैर कानूनी है। कानून पहले से मौजूद है, अब सरकार ने एक ताजा एडवाइजरी जारी कर इस पर और स्पष्टीकरण दिया है। हमारे और आपके साथ अक्सर ऐसा होता है जब हम शॉपिंग के लिए किसी मॉल या स्टोर में जाते हैं और जब बिल जनरेट करने की बारी आती है तो सेल्स पर्सन बिल जनरेट करने से पहले आपसे मोबाइल नंबर मांगता है। आपका नंबर फीड करने के बाद वो बिल जनरेट करता है और आप शॉपिंग का थैला लेकर मॉल से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन कई बार कंज्यूमर को ना चाहते हुए भी सेल्समैन को नंबर देना पड़ता है क्योंकि सेल्स पर्सन ये कहकर कंज्यूमर पर दबाव बनाता है कि उसके इनबिल्ट सिस्टम में बिल तभी जनरेट होगा जब उसमें नंबर फीड किया जाएगा। ऐसे में कंज्यूमर को मजबूरी में अपना नंबर सेल्स पर्सन के साथ साझा करना पड़ता है। इसी तरह के मामले में कंज्यूमर्स की ओर से मिली शिकायतों को देखते हुए उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने सख्ती दिखाई है। सरकार ने इसे लेकर एक एडवाइजरी जारी की है और कहा है कि बिल जनरेट करने के नाम पर लोगों से उनका मोबाइल नंबर लेने का चलन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस माना जाएगा। ऐसे चलन को तत्काल रोका जाना चाहिए। किसी कंज्यूमर पर दबाव बनाकर मोबाइल नंबर लेना सीधे तौर पर निजता का उल्लंघन से जुड़ा मामला है। पर्सनल नंबर किसको देना है किसको नहीं,
ये कंज्यूमर की मर्जी पर निर्भर करता है। सरकार ने साफ किया है कि आईटी एक्ट 2000 के मुताबिक बिना ग्राहक की मर्जी के फोन नंबर लेना कानूनी तौर पर अपराध माना जाएगा। वहीं सरकार ने ग्राहक के नंबर नहीं देने पर उसे किसी सेवा या सुविधा देने से वंचित करने को भी गैर कानूनी कहा है। आमतौर पर ऐसा होता है जब कंज्यूमर से उसका मोबाइल नंबर तो मांगा जाता है, लेकिन कस्टमर्स के नंबरों की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं होती। ग्राहक की ओर से शेयर किए गए नंबर कहीं न कहीं से लीक हो जाते हैं। ऐसे में नंबर्स के साइबर अपराधियों के हाथों में पहुंचने का डर बढ़ जाता है। नंबर्स के स्टोर्स पर बंटने के बाद कंज्यूमर को फोन, व्हाट्सएप पर प्रमोशनल और फर्जी मैसेजेस आने लगते हैं। साइबर ठग लकी ड्रॉ या किसी और बहाने से ग्राहक को अपने जाल में फंसा लेते हैं और फिर धोखाधड़ी को अंजाम देते हैं। फिलहाल सरकार ने मामले में रिटेल इंडस्ट्री, सीआईआई, फिक्की और एसोचैम जैसी संस्थाओं को ये एडवाइजरी जारी की है ताकि कंज्यूमर्स के हितों की सुरक्षा की जा सके। लेकिन एक ग्राहक होने के नाते आपको भी अपने हक पता होने चाहिए। अगर कोई शॉपिंग के दौरान बिलिंग के लिए आपसे दबाव बनाकर नंबर मांगता है तो ये गैर कानूनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बात बाजार की। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में शानदार तेजी वाला मूड माहौल देखने को मिला। निफ्टी बैंक ने 44,483 का नया रिकॉर्ड स्तर छुआ, तो वहीं सेंसेक्स अंत में 345 अंक चढ़कर 62,846 के लेवल पर क्लोज हुआ। निफ्टी करीब 100 अंक चढ़कर 18,600 के पास बंद हुआ। आशीष बताएंगे दिन भर का हाल। देखिए, अच्छे ग्लोबल संकेतों के बीच भारतीय बाजारों की शुरुआत बड़ी शानदार देखने को मिली, क्योंकि यूएस में अगर आप देखें तो जो डेट सीलिंग मामले को लेकर अनिश्चितता थी वो थोड़ी बहुत हल हुई है। इसी के चलते हमने देखा कि एसजीएक्स निफ्टी आज 120-150 अंकों की शुरुआत के साथ सुबह 6:30 बजे संकेत दे रहा था कि भारतीय बाजारों में तेजी होगी, और खुलते ही अगर आप देखें तो निफ्टी बैंक ने अपना जो प्रीवियस हाई वो तोड़ा है, यानी ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट 14 दिसंबर 2022 को ऑल टाइम हाई बनाया था। वहां से अगर आप देखें तो आज नया रिकॉर्ड स्तर बना है। निफ्टी बैंक यहाँ पर बढ़िया तेजी रही। क्लोजिंग के लिहाज से भी अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छे लेवल पर रही। वहाँ पर अगर आप निफ्टी की बात की जाए तो करीब 18,592 के आसपास, 590 के करीब जो है क्लोजिंग यहाँ पर आपको निफ्टी पर भी देखने को मिली। M&M ये स्टॉक खास फोकस में रहा, जहाँ पर अगर आप देखें तो अच्छे रिजल्ट्स और पॉजिटिव ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स के बाद 4% की तेजी देखी गई। टाइटन चला है। कोल इंडिया में सरप्राइजिंग 2% के मूव्स आपको देखने को मिले, और मेटल पैक में से एक और नाम है कोल इंडिया, टाटा स्टील, जहां पर 2% के गेंस आपको देखने को मिले। लेकिन कमजोर नतीजों के बाद ओएनजीसी करीब 3% फिसला। पावर ग्रिड, एचसीएल टेक, डिविस लैब एक कुछ ऐसे स्टॉक हैं जहां पर आपको हल्की गिरावट देखने को मिली। अन्य स्टॉक्स की बात की जाए तो आईसीआईसीआई और लोम्बार्ड को देखें, खबर है कि आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पर अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सकता है। इसी के बाद दिन के दौरान 11-12% तक के गेंस देखने को मिले, लेकिन अंत में अगर आप देखें तो 8% के गेंस के साथ ये बंद हुआ। कॉन्कॉल हाईलाइट्स के बाद बीएचईएल, इंजीनियर्स इंडिया में लगातार तेजी। जीएमआर एयरपोर्ट्स नतीजे काफ़ी कमज़ोर। सिटी यूनियन बैंक में भी सिमिलर था कि नतीजे बहुत कमज़ोर थे, 10% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ भी सिमिलर तर्क के कारण 8% की गिरावट। लेकिन न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर ये स्टॉक ऐसा है जिसने शुक्रवार को भी 20% का अपर सर्किट छुआ था, इस बार भी 20% की तेज़ी देखने को मिली। ग्रीन लैब, आलू वाले कॉन्ट्रैक्ट्स, महिंद्रा लाइफ स्पेसेस में बढ़िया ब्रेकआउट है, 8% की तेज़ी यहाँ पर आपको देखने को मिली है। लेकिन ग्रीव्स कॉटन, एलिकॉन इंजीनियरिंग, जी पावर और किमकॉन स्पेशलिटी कुछ ऐसे स्टॉक हैं जिनमें आपको गिरावट देखने को मिली है। और बैंक निफ्टी की नई ऊंचाई के सफर में कौन रहा टॉप गेनर्स, टॉप लूजर्स कौन से रहे, बताने के लिए हमारे साथ हैं आशीष चतुर्वेदी। देखिए, 14 दिसंबर 2022 के बाद निफ्टी बैंक ने नया उच्चतम स्तर छुआ, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दिया। लगातार तेजी हमने देखा है। पिछले पूरे मई महीने में अगर आप देखें तो निफ्टी बैंक की तरफ से प्रदर्शन काफ़ी बढ़िया देखने को मिला। लेकिन खास बात है कि इस तेज़ी में पार्टिसिपेशन इंटरेस्टिंगली आपको सबसे ज़्यादा, अगर आप सिर्फ परसेंटेज के लिहाज से देखें तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 16% के गेंस यहाँ पर आपको देखने को मिले। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक करीब 11% की तेज़ी यहाँ पर आपको नजर आई। कोटक महिंद्रा बैंक कंपैरेटिवली वेटेज ज़्यादा है, लेकिन जो परसेंटेज मूवमेंट है वो इतना देखने को नहीं मिला। 4% के गेंस जो है यहाँ पर देखने को मिले। यानी पिछला जो 14 दिसंबर 2022 था, इससे लेके अब तक जब नया ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट हुआ, तब से अगर आप देखें तो कोटक महिंद्रा बैंक वेटेज ज़्यादा है, लेकिन 4% की तेज़ी है। सिमिलर जो व्यू है वो आईसीआईसीआई बैंक पर है, 3% की तेज़ी यहाँ पर आपको देखने को मिली। और बंधन बैंक
यहाँ पर भी आपको 4% की तेजी देखने को, लेकिन सरकारी बैंकों ने थोड़ा सा निराश किया तेजी के मामले। हालांकि अगर आप देखें तो काफ़ी स्टॉक ज़्यादा चल चुके थे, तो नतीजा आने के बाद ऑफ हाइज भी बड़ी जल्दी से हुए। आप देखिए पीएनबी इसी पीरियड के दौरान 15% की गिरावट आपको देखने को मिली। फेडरल बैंक 8.5% घटा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिग्गज, जिसका वेटेज भी ज़्यादा है, इसने भी थोड़ा सा ड्रैग किया, नहीं तो थोड़ा सा इंडेक्स और जल्दी ऑल टाइम हाई मार लेता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो 6% की गिरावट रही। बैंक ऑफ बड़ौदा करीब 4% नीचे, और एचडीएफसी बैंक यहाँ पर भी अगर आप देखें तो इसने भी इंडेक्स को थोड़ा सा पुल डाउन किया, 3% की गिरावट यहाँ पर भी देखी गई। और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में दिख रहा है जोरदार एक्शन। क्यों दिख रहा है ये एक्शन, बताने के लिए मेरे साथ है वरुण दुबे। देखिए, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के स्टॉक में आज जो गजब की तेजी देखने मिली है, उसका बड़ा कारण है एक न्यूज़ फ्लो। दरअसल खबर ये आई कि आईसीआईसीआई बैंक जो है वो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में अतिरिक्त 4% के आसपास की हिस्सेदारी जो है वो खरीदने वाला है, और उसमें से भी 2.5% की जो हिस्सेदारी है वो सितंबर 2024 के पहले ये खरीदने वाले हैं। दरअसल देखिए, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में आईसीआईसीआई बैंक की करीब 48% के आसपास की हिस्सेदारी है। ये हिस्सेदारी दरअसल कम हुई थी 2021 में। दरअसल 2019 में अगर आप देखेंगे तो आरबीआई की तरफ से गाइडलाइंस आई थी, जहाँ पे उन्होंने बैंक से कहा था कि सभी के सभी बैंक्स अपनी जो इंश्योरेंस सब्सिडरीज है उनमें हिस्सा घटाएं। और उसके बाद सितंबर 2021 में भारतीय एक्सा के साथ जो इनकी डील हुई थी, उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक की आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में जो हिस्सेदारी है 52% से कम होकर 48% के आसपास हो चुकी थी। और उसी समय इंश्योरेंस रेगुलेटर से इन्होंने अप्रूवल लिया था कि अतिरिक्त 18% के आसपास की हिस्सेदारी जो है ये और वो बेचेंगे, यानी कि अपनी हिस्सेदारी कम करके करीब 30% तक ये लाना चाहते थे। लेकिन हाल ही में आपने देखा कि एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी के मर्जर के चलते एचडीएफसी अर्गो और एचडीएफसी लाइफ में एचडीएफसी की जो हिस्सेदारी है वो 50% से ज़्यादा करने के लिए आरबीआई ने अप्रूवल दिया। तो इसके बाद कहीं ना कहीं ये ट्रिगर हुआ कि क्या आईसीआईसीआई भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सकता है। आरबीआई ने मार्च में ही आईसीआईसीआई से कहा था कि आप अपनी हिस्सेदारी के बारे में पुनः विचार करें, और उसके बाद देखिए थोड़ी टाइमलाइन बढ़ाई थी, और उसके बाद आज फाइनली आईसीआईसीआई ने ये डिसीजन लिया कि बैंक जो है हिस्सा घटाने की जगह हिस्सा इस कंपनी में बढ़ाएगा, और वो भी 4% के आसपास। और ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर था, क्योंकि एक जो हैंगओवर था हिस्सा घटने का वो ख़त्म हुआ, और साथ ही साथ आईसीआईसीआई बैंक अब इसमें फिर से हिस्सा बढ़ाएगा और अपनी सब्सिडरी जो है वो इस कंपनी को बना लेगा। तो इसका एक बड़ा इम्पैक्ट, इस खबर का बड़ा इम्पैक्ट जो है आज आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, इनफैक्ट आईसीआईसीआई के ग्रुप के जितने भी स्टॉक्स हैं वहाँ आपको देखने मिला, लेकिन सबसे भरपूर तेज़ी जो है वो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में देखी गई है। 31 मई को बाजार बंद होने के बाद एमएससीआई इंडेक्स में बड़े बदलाव होने वाले हैं। किन शेयरों को होगा फायदा और किसको नुकसान, बने हुए हैं वरुण दुबे। देखिए, 31 मई की क्लोजिंग से एमएससीआई में काफ़ी सारे बदलाव होने वाले हैं, और इसका असर भारत में काफ़ी सारे स्टॉक्स पे पड़ेगा। नेट अगर आप देखेंगे तो भारतीय बाजारों में करीब $500 मिलियन के आसपास के इन्फ्लोज जो है वो हो सकते हैं। बदलाव काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जो नोटेबल बदलाव है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले एमएससीआई ग्लोबल इंडेक्स में जिन स्टॉक्स को शामिल किया जा रहा है उसमें मैक्स हेल्थ, HAL, सोना BLW है, और इसमें सबसे ज़्यादा इन्फ्लोज जो है वो मैक्स हेल्थ में आ सकते हैं, करीब 2600 करोड़ के आसपास के। HAL और सोना BLW में 1400 से 1600 करोड़ के आसपास के इन्फ्लोज आ सकते हैं। एमएससीआई ग्लोबल इंडेक्स से अडानी ट्रांसमिशन, अडानी टोटल गैस और इंडस टावर जो है इनको बाहर किया गया है। बाहर होने की वजह से अडानी ट्रांसमिशन और टोटल गैस में 1400 से करीब 1550 करोड़ के आसपास के आउटफ्लोज हो सकते हैं, और इंडस टावर में करीब 695 करोड़ के आउटफ्लोज जो है वो हो सकते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा वेटेज काफ़ी सारे स्टॉक्स का बदला गया है, जिसमें वेटेज जिनका बढ़ाया गया है उसमें सबसे आगे कोटक महिंद्रा बैंक है, और इसके वेटेज बढ़ाने के चलते करीब 6600 करोड़ के आसपास के इन्फ्लो जो है वो इस स्टॉक में हो सकते हैं। इसके अलावा मारुति, ONGC, अल्ट्राटेक, इंटरग्लोब, इन तमाम स्टॉक्स का वेटेज बढ़ाया गया है, जिसके चलते यहाँ पे इन्फ्लोज हो सकते हैं। और मिड कैप्स में अगर आप देखेंगे तो जोमेटो, इस कंपनी का भी वेटेज बढ़ाया गया है, जिसके चलते करीब 520 करोड़ के आसपास के इन्फ्लोज जो है स्टॉक में हो सकते हैं। जिनका वेटेज घटाया गया है उसमें रिलायंस है, 1250 करोड़ के आसपास का आउटफ्लो, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक, HDFC, ये तमाम वो स्टॉक्स हैं जहाँ पे आउटफ्लोज हो सकते हैं थोड़े बहुत। वहीं स्मॉल कैप्स में अगर आप देखेंगे तो जिनको शामिल किया गया है उसमें RVNL, अनुपम रसायन, NMDC स्टील है, करीब 27 से 38 करोड़ के आसपास के इन्फ्लोज इनमें हो सकते हैं। वहीं
जिनको बाहर किया गया है उसमें पॉलीकैब है, जिलेट है और यहाँ पे 36 से 132 करोड़ रुपए के आसपास के आउटफ्लो जो है इन स्टॉक्स में हो सकते हैं। लिस्ट काफ़ी लंबी है, लेकिन मैंने आपको वो चुनिंदा स्टॉक्स बताए हैं जहाँ पे बड़े बदलाव होने वाले हैं और जिन पे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हो सकता है। तो इन सभी स्टॉक्स को अगले 2 दिनों तक आपको रडार पर रखना है, क्योंकि काफ़ी हद तक जो उठापटक इन स्टॉक्स में हो सकती है MSCI में होने वाले बदलाव के चलते, जो कि 31 मई के क्लोजिंग से लागू होंगे। BPCL ने एक नया गैस बर्नर बनाया है जिसकी मदद से गैस की बचत होगी। इसके साथ ही इसके इस्तेमाल से आपके घर का चूल्हा बेहतर हो जाएगा। पुराने बर्नर जहां 68% तक ऊर्जा इस्तेमाल कर सकते थे, नए बर्नर से 74% तक ऊर्जा इस्तेमाल हो सकेगी। PNG के लिए भी नए बर्नर बनाए गए हैं जिससे ऊर्जा खपत घटेगी। BPCL के R&D सेंटर में हम हैं और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए हैं PS रवि सर। सर, सबसे पहला सवाल ये होता है कि जिस तरह से लगातार हम सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं, ग्रीन मोबाइल इनिशिएटिव्स की बात कर रहे हैं, क्या क्या इनिशिएटिव्स BPCL ने लिए हैं और उसकी क्या प्रोग्रेस है? BPCL ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं। तो पहला मैं इनिशिएटिव है कहूँगा कि पहले लिक्विड फ्यूल्स पे, यानी हमारे जो पेट्रोल और डीजल लिक्विड हैं, उस पे हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के गाइडेंस से कैसे इथेनॉल को पेट्रोल में ब्लेंडिंग, इसका परसेंटेज कैसे ज़्यादा मैक्सिमाइज किया जा सकता है, इसके ऊपर हम लोगों ने काम किया है। और आप जैसे आप अभी जानते हैं कि हमने 10 साल पहले तो हम लोग 1.5% ब्लेंडिंग करते थे, या 3-4 साल पहले हम लोग सिर्फ 5 या उससे कम करते थे। आज के तारीख हमने 10% का ब्लेंडिंग क्रॉस कर दिया है और उम्मीद है कि हम 12% ये साल के अंदर में कर देंगे। ऑलरेडी हमने 20% ब्लेंडेड पेट्रोल कुछ गिने चुने पेट्रोल पंपों में ऑलरेडी हमने लॉन्च कर दी है और इसको भी बढ़ावा देंगे ताकि 25-26 तक देश भर में 20% पेट्रोल हर जगह उपलब्ध होगा। सर, पेट्रोल ब्लेंडिंग की बात होगी तो क्या हम इस तरह की ब्लेंडिंग को डीजल में भी लेकर जा रहे हैं या उसका क्या रोड मैप है? डीजल ब्लेंडिंग के लिए भी एक रोड मैप है जिसमें हमने बायोडीजल को इस्तेमाल करके डीजल के साथ ब्लेंड करके आगे बढ़ाने का प्लान किया है। अफगानिस्तान और ईरान के बीच विवाद गहरा गया है। दोनों देशों के बीच पानी को लेकर विवाद चल रहा है और दोनों पक्षों के बीच भारी गोलाबारी भी देखने को मिली है। तालिबान इस तनाव के मद्देनजर ईरान से लगी सीमा पर भारी मात्रा में हथियार जमा कर रहा है। कहा यह जा रहा है कि अगर इसी तरह तनाव चलता रहा तो ईरान और अफगानिस्तान के बीच में युद्ध तय है। दुनिया के 2 कट्टर इस्लामिक मुल्क ईरान और अफगानिस्तान के बीच पानी को लेकर जंग छिड़ गई है। दोनों देशों के बीच हुई झड़प में 4 सैनिकों के मारे जाने की खबर है। मरने वालों में ईरानी सेना के 3 और तालिबान का 1 सैनिक बताया जा रहा है। इसी बीच खबर है कि तालिबान ईरान की सीमा पर बड़ी संख्या में हथियारों से लैस सैनिकों को तैनात कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान इस लड़ाई में मिसाइल, तोप, मशीन गन का इस्तेमाल कर रहा है। सोशल मीडिया पर ईरान अफगानिस्तान के बीच गोलीबारी की कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। तालिबान ने ईरान को बड़ी धमकी भी दी है कि वो ईरान को हराकर उस पर फतह कर लेगा। तालिबान का कहना है कि ईरान उसकी ताकत का परीक्षण न करें। पर्दे के पीछे उसके साथ पश्चिमी देश हैं। अगर इस्लामिक अमीरात के बुजुर्ग उन्हें अनुमति देते हैं तो वो तेहरान को जीत लेंगे। अब ये समझ लीजिए आखिर दोनों देशों के बीच हालात जंग तक कैसे पहुंच गए। दरअसल दोनों देशों के बीच तनाव तब बढ़ा जब इसी महीने ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने तालिबान को चेतावनी दी थी कि वो हेलमंद नदी से ईरान के पूर्वी इलाकों में पानी रोककर 1973 के संधि का उल्लंघन न करें। हेलमंद नदी और उसका पानी ईरान और अफगानिस्तान के बीच लंबे समय से चले आ रहे विवाद के केंद्र में रहा है। 1973 में दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ था जिसके मुताबिक अफगानिस्तान को हर साल ईरान को 82 करोड़ क्यूबिक मीटर पानी देना है। अफगानिस्तान की हेलमंद नदी जो कि 1000 किलोमीटर लंबी है, पूर्व की दिशा में बहते हुए ईरान तक जाती है। जलवायु परिवर्तन की वजह से नदी क्षेत्र सिमट रहा है जिसे ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत पर बुरा प्रभाव पड़ा है। ऐसे में अफगानिस्तान ने इस नदी पर बिजली उत्पादन और सिंचाई के लिए बांध बना दिया है।
अफगानिस्तान की सरकार द्वारा नदी पर बांध बनाए जाने को लेकर सूखाग्रस्त ईरान नाराज है और उसका कहना है कि नदी पर बांध बनाने से क्षेत्र के पारिस्थितिक तंत्र पर नुकसान पहुंचेगा। ईरान अफगानिस्तान पर आरोप लगा रहा है कि वो उसे तय मानक से कम पानी की आपूर्ति कर रहा है। पानी को लेकर यही विवाद अब जंग की शक्ल ले रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इधर रूस पड़ोसी देश बेलारूस में अपने परमाणु हथियार तैनात करना शुरू कर चुका है और इसके 3 दिन बाद अब बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा है कि जो देश पुतिन और उनका साथ देंगे उन्हें परमाणु हथियार दिए जाएंगे। लुकाशेंको ने कहा कि जो भी देश यूनाइटेड स्टेट ऑफ बेलारूस और रूस में शामिल होंगे उन्हें परमाणु हथियार दिए जाएंगे। 1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद पहली बार ऐसा होगा जब रूस किसी विदेशी धरती पर परमाणु हथियारों को तैनात कर देगा। हालांकि इन पर रूस का ही कब्जा रहेगा। इधर तुर्की में एक बार फिर रेसेप तैयप एर्दोगान ने राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। विपक्षी नेता कमाल कलचदारोग्लू को हराकर उन्होंने 11वीं बार राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। चुनाव के दूसरे राउंड रन ऑफ में एर्दोगान ने बहुमत हासिल किया, वहीं कमाल को हार का सामना करना पड़ा। इसी के साथ एर्दोगान एक बार फिर से वापसी कर चुके हैं। खबरों के मुताबिक एर्दोगान को 52% वोट मिले। 14 मई को पहले दौर में एर्दोगान चुनाव जीतते जीतते रह गए थे और उन्हें 50% से थोड़े कम वोट मिले, जबकि जीत के लिए 50% से ज्यादा वोट पाना जरूरी है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के पूर्व चीफ कोहेन के मुताबिक इजराइल और सऊदी अरब के बीच रिश्ते जल्द सामान्य हो सकते हैं। कोहेन ने कहा कि उनके हिसाब से दोनों देशों के बीच नॉर्मल रिलेशन शुरू होने में अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसे में यह मुमकिन है कि जल्द ही इजराइल और सऊदी एक प्लेटफॉर्म पर नजर आए। कोहेन ने आगे कहा कि दोनों देशों के पास ऐसे नेता हैं जो बिना डरे और परेशान हुए इस तरह के फैसले ले सकते हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कुमार दहल उर्फ प्रचंड 31 मई से 3 जून तक भारत के दौरे पर रहेंगे। पिछले साल दिसंबर में प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रचंड पहली बार आधिकारिक दौरे पर भारत आ रहे हैं। प्रचंड के साथ उनकी बेटी गंगा भी भारत आ रही हैं। इसके अलावा नेपाली पीएम के साथ करीब 50 लोगों का एक डेलीगेशन भी होगा। इनमें मंत्रियों के अलावा अफसर और पत्रकार भी शामिल होंगे। माना जा रहा है कि इस दौरे में दोनों देशों के बीच बॉर्डर से जुड़े मसलों पर अहम बातचीत होगी। अमेरिका के न्यू मैक्सिको में फायरिंग से 3 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हैं। घटना रेड रिवर इलाके की है। यहाँ की मेयर लिंडा काल्हान ने बताया कि फायरिंग में 5 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में एक की हालत गंभीर है। मेयर के मुताबिक फायरिंग के बाद मौके पर पुलिस पहुंच गई। घटना बाइक रैली के दौरान हुई। इससे पहले 2 गुटों में बहस हुई। इसके बाद एक ग्रुप ने दूसरे ग्रुप पर फायरिंग शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस ने फायरिंग में शामिल सभी आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। गुजरात टाइटंस के युवा बल्लेबाज शुभमन गिल ने आईपीएल 2023 में शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने अपनी टीम के लिए विनिंग पारियां खेली हैं। शुभमन ने इस सीजन में 3 शतक और 4 अर्धशतक लगाए हैं। वे इस सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी भी हैं। शुभमन के नाम एक बड़ा रिकॉर्ड दर्ज होने वाला है। वे ऑरेंज कैप जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बनने के करीब हैं। ऑरेंज कैप अभी भी शुभमन के पास ही है, लेकिन फाइनल मैच के बाद इसके लिए इनामी राशि दी जाएगी। आनंद महिंद्रा ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ शुभमन की बल्लेबाजी की खूब तारीफ की है। उन्होंने शुभमन गिल की तारीफ करते हुए लिखा है कि यह आदमी नया रन बनाने की मशीन बन गया है। जब वो गाड़ी में अपना पैर रखता होगा तो उपहार में दिया वो थार हर बार गर्व से आवाज करता होगा। आपको बताएं कि शुभमन गिल की शानदार पारी के लिए कुछ समय पहले आनंद महिंद्रा ने उन्हें थार देने की घोषणा की थी। इस थार की डिलीवरी की तस्वीर शुभमन गिल ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए आनंद महिंद्रा को धन्यवाद भी दिया था। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने खिलाड़ियों की फाइनल लिस्ट सबमिट कर दी है। आईसीसी ने बताया कि भारत ने 15 सदस्यों वाली टीम में किसी तरह का बदलाव नहीं किया है। केएल राहुल इंजरी की वजह से नहीं खेल पाएंगे, इस वजह से उनका नाम वापस ले लिया गया। टीम इंडिया ने केएस भरत और ईशान किशन को विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर टीम में शामिल किया है। अनुभवी अजिंक्य रहाणे को भी मौका दिया जा रहा है। रहाणे ने हाल ही में अच्छा प्रदर्शन किया है। टीम ने तेज गेंदबाजों की लिस्ट में मोहम्मद शमी, उमेश यादव, मोहम्मद सिराज, शार्दुल ठाकुर और जयदेव उनादकट को मौका दिया है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए रोहित शर्मा युवा क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल के साथ इंग्लैंड रवाना हो गए हैं।
आपको बताएं कि 7 जून को WTC का फाइनल ऑस्ट्रेलिया के साथ द ओवल में खेला जाना है। जायसवाल ने सोशल मीडिया पर कप्तान रोहित शर्मा के साथ तस्वीर साझा की और कैप्शन में लिखा, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के लिए इंग्लैंड रवाना, वन एंड ओनली रोहित शर्मा के साथ। आपको बताएं कि जायसवाल को स्टैंड बाय के तौर पर टीम में शामिल किया गया है। भारत के स्टार शटलर HS प्रणय ने मलेशिया के कुआलालंपुर में खेले जा रहे मलेशिया मास्टर्स गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। प्रणय ने फाइनल मुकाबले में चीन के वेंग होंगयांग को 3 गेम्स में 21-19, 13-21 और 21-18 से हराकर जीत हासिल की। दोनों के बीच मुकाबला 94 मिनट तक चला। प्रणय साइना नेहवाल और PV सिंधु के बाद मलेशिया मास्टर्स चैंपियनशिप जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। कुछ खबरें एंटरटेनमेंट जगत से। आमिर खान ने चैंपियंस के हिंदी रीमेक में लीड रोल निभाने के लिए रणबीर कपूर से कॉन्ट्रैक्ट किया है। खबरों की माने तो रणबीर को भी फिल्म में नैरेशन सुनने के बाद कहानी पसंद आई है। ऐसे में अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो रणबीर चैंपियंस में लीड रोल निभाते नजर आ सकते हैं। आपको बताएं कि रणबीर इन दिनों अपनी अपकमिंग प्रोजेक्ट एनिमल की शूटिंग में बिजी हैं। फिल्म चैंपियंस की बात करें तो ये एक स्पेनिश फिल्म की रीमेक है जिसे RS प्रसन्ना डायरेक्ट करने वाले हैं। रणदीप हुड्डा की अगली फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर का टीजर रिलीज हो गया है। रणदीप इस फिल्म में लीड रोल प्ले कर रहे हैं और इसके जरिए वो बतौर डायरेक्टर भी डेब्यू करेंगे। फिल्म में अंकिता लोखंडे और अमित सियाल भी अहम किरदारों में नजर आएंगे। वीर सावरकर की 140वीं जयंती पर रिलीज किए गए इस टीजर में रणदीप वीर सावरकर के किरदार में कमाल लग रहे हैं। रणदीप इस फिल्म में लीड रोल प्ले कर रहे हैं। फिल्म में अपनी भूमिका को लेकर रणदीप हुड्डा काफी पॉजिटिव है। अभिनेता सोनू सूद अपनी दमदार अदाकारी के अलावा लोगों की मदद के लिए भी जाने जाते हैं। कोरोना महामारी के दौरान उन्होंने जरूरतमंदों की काफी ज्यादा सहायता की थी, जो अब भी जारी है। इसी कड़ी में वो बिहार के कटिहार जिले में एक इंजीनियर की ओर से खोले गए स्कूल की आर्थिक मदद करेंगे। ये स्कूल गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देगा। सोनू सूद ने इस स्कूल के लिए एक नया भवन बनवाने का फैसला किया है। अभिनेता राघव जुयाल सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान में नजर आए थे। अब वो जल्द ही एक्शन थ्रिलर फिल्म युद्धा में नजर आएंगे। इस फिल्म में सिद्धांत चतुर्वेदी लीड रोल में है। वहीं फिल्म में राघव जुयाल भी अहम भूमिका में है। राघव फिल्म युद्धा में फिल्माए जाने वाले एक्शन सीन के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक राघव जुयाल ने इस फिल्म की तैयारी के लिए बॉक्सिंग ट्रेनिंग ली है। वो फिल्म में धमाकेदार एक्शन स्टंट करते नजर आएंगे। खबरों की माने तो आदि पुरुष ने रिलीज से पहले ही 150 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की है। प्रभास, कृति सेनन और सैफ अली खान स्टारर आदि पुरुष के थिएट्रिकल राइट्स को तेलुगु राज्यों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भारी कीमत पर बेचा गया है। तेलुगु में इसके थिएट्रिकल राइट्स को 170 करोड़ रुपए में बिकने का दावा किया गया है। आदि पुरुष को लेकर पिछले साल यह खबर आई थी कि एक बड़े OTT प्लेटफॉर्म ने इसके राइट्स 250 करोड़ रुपए में खरीद लिए हैं। इसमें तमाम भाषाओं के अधिकार शामिल हैं। इंडिया 360 में आज बस इतना ही। #ZINDIA360 पर अपनी राय जरूर भेजिए। नमस्कार।